यूपीएससी 5 लेट्स डू टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपनीज रूल, किस तरह से कंपनी ने रूल किया और किस तरह से टाइम टू टाइम डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाने पड़े टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो 1858 तक इनका रूल रहा, 1773 से कंपनी रूल का। इसमें जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट टाइम टू टाइम आए हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं आज इस लेक्चर में दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में प्योरली एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एंटर करते हैं, इंडिया में आते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बैटल्स के थ्रू, बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू वो अपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम बनाते हैं। और आफ्टर स्पेशली द बैटल ऑफ बक्सर जो है उनके पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिशन है वो पूरे हो जाते हैं और 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी आती है, प्योरली एज ए ट्रेडिंग कंपनी। उनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स होते हैं जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिए होते हैं। और पहली जो मेजर इंटरवेंशन है इंडियन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में वो कब होती है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फर्स्ट इंटरवेंशन करती है इंडियन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। 1765 में उनको दोस्तों दिवानी राइट्स मिल जाते हैं जो कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस से रिलेटेड राइट्स होते हैं। ये उनको कहाँ से मिलते हैं, ये आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो है जब वो जीत जाते हैं तो फ्रॉम मुगल एम्पर शाह आलम जो है उनसे उनके राइट्स मिलते हैं ओवर बिहार, बंगाल एंड द उड़ीसा। आपको मैंने बताया दोस्तों उस समय कैपिटलिज्म जो था राइस पे था यूरोपियन नेशंस में, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। तो कैपिटलिज्म का सिर्फ एक ही मोटिव होता है दोस्तों, टू गेन द प्रॉफिट। और उनको प्रॉफिट गेन करने के लिए अपनी डिमांड को मीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, तो इसलिए उसका आउटकम क्या बना, कोलोनाइजेशन दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक किस्म की उसकी आउटकम था। तो कोलोनाइजेशन का जो मेन पर्पस था इंडिया में वो था टू गेन प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों ये लोग कहते थे कि वी हैव अ वाइट मैन बर्डन थ्योरी का एक हवाला देते थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम लोग जो वाइट मैन हैं वी आर द सिविलाइज्ड मैन और आप जो हैं एक बारबेरियन लोग हैं, हमें आप लोगों को सिविलाइज्ड बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ आपको रूल करने आए हैं। बट एक्चुअली इट वॉज ऑल अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दोस्तों हम देखते हैं थोड़ा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कंपनी का बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट। हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत स्मार्टली खेलती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अवध जो है, अवध को वो स्पेशली अवध की जो नवाब ऑफ अवध थे ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ बक्सर, बट स्टिल अवध को एज अ बफर स्टेट रखा जाता है टू प्रोटेक्ट द कंपनीज टेरिटरी फ्रॉम मराठास एंड द अफगान इन्वेजन। देखिए कितना स्मार्टली खेल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बताया था दोस्तों मैंने कि रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो एक ड्यूल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम किसने स्टैब्लिश की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और वो क्या करते हैं, जो दिवानी राइट्स है सिविल और रेवेन्यू जस्टिस से रिलेटेड वो अपने पास रखते हैं, कंपनी के पास रखते हैं। और जो निज़ामत है जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं वो नवाब ऑफ बंगाल के पास ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी की बात करूं मैं दोस्तों तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिनके पास सारी पावर्स होती, डिसीजन मेकिंग, जितनी डिसीजन मेकिंग थी सारी ये लोग करते थे। और 24 इन नंबर होते थे ये लोग। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अपॉइंट कौन करता था, उनको अपॉइंट करते शेयर होल्डर्स जो होते थे, जो शेयर होल्डर्स थे वो अपॉइंट करते थे कंपनी के, जिनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। और ये सारे वहाँ के कहीं ना कहीं नामी जो लोग थे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे वो थे जो ब्रिटेन में, वो लोग ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थे दोस्तों। अब हमने कौन से एक्ट कवर करने हैं दोस्तों, जो आज हम करने वाले हैं कंपनी रूल इस लेक्चर में 1773 से लेके 1858 तक। इसमें हम पहले करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम कवर करेंगे। फिर उसको कुछ रेक्टिफाई करने के लिए 1781 का एक्ट लाया जाता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। फिर एक 1786 एक्ट लाया जाता है स्पेशली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 4 चार्टर एक्ट्स आते हैं दोस्तों। चार्टर एक्ट इसको क्यों कहते हैं वो भी आज हम जानेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट पहला लाया जाता है, फिर 20 साल के बाद 1813 का, फिर 33 एंड 53, 20 ईयर्स इनकी लाइफ थी दोस्तों। तो बात जो क्राउन रूल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा फोकस मेन कंपनी रूल में रहेगा और बहुत डिटेल में कवर करने वाले दोस्तों। ये पढ़ लिया तो कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है।
पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों, इसका रीज़न क्या था लाने का? रीज़न इसका ये था, जो कंपनी थी उसने हैवी लोन डिमांड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा था अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना चाहते हो तो हमें इतना पैसा दो। और कंपनी जो थी इट वाज सफरिंग फ्रॉम द ह्यूज लॉसेस। और जो वहाँ के सर्वेंट थे जो कंपनी के, वो एक अपना प्राइवेट ट्रेड शुरू कर चुके थे, करप्ट हो चुके थे, और जितना भी पैसा था दोस्तों वो अपने आप के अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे थे, कंपनी का नहीं सोच रहे थे। तो इस रीज़न से कंपनी जो है वो बहुत सारी लॉसेस सफ़र कर रही थी। इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन डिमांड किया। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन डिमांड किया तो जो वहाँ के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने, वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे, उनका से था गवर्नमेंट में। उन लोगों ने कहा कि जो कंपनी इतने प्रॉफिट में थी, आज तक कितना लोग कमा के आते थे, वो लॉस में क्यों चली गई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यू नीड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि ये सब लॉसेस हम कम कर सकें। तो अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम अफेयर्स रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस करती है। और ये एक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है? पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ इंटरफेयर किया ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में, और उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश की दोस्तों। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन थे कंपनी के, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आज तक कहा जाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी इज प्योरली अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल जो फंक्शन थे वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं दोस्तों। वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी जाती है 1773 के एक्ट में। हम देखेंगे दोस्तों 1773 एक्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखते रखते जो 1833 का एक्ट आएगा, वहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन है वो पीक पे पहुँच जाती है सेंट्रलाइजेशन हमारी। और ये हम मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब बताऊँगा दोस्तों। तो जो पहला सबसे मेजर चेंज था, जो गवर्नर ऑफ जनरल की पोस्ट थी दोस्तों, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसकी जगह एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी, जिसमें गवर्नर ऑफ बॉम्बे आता है, गवर्नर ऑफ मद्रास आता है, इन दोनों को सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है। सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है दोस्तों किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब जितने भी फंक्शंस हैं इनकी प्रेसिडेंसी से रिलेटेड वो यहाँ पे लिए जाएंगे। पहले क्या था, ये तीनों जो थे, ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली पैरेलली काम कर रहे थे विद द इक्वल अथॉरिटी एंड द पावर। लेकिन अब इन दोनों प्रेसिडेंसीज को आप सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और एक साथ में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक दी जाती है, जिसका काम होता है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री एंड द फोर्ट्स, जितने भी फैक्ट्री या फोर्ट्स के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाया जाता है और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और जो बाकी चेंजेस लाए गए, सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में। एपेक्स कोर्ट था, एज एपेक्स कोर्ट 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जस्टिस होंगे दोस्तों। जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे अमंग लोकल सिटीजन्स या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी या यूरोपियंस होंगे जो इंडिया में, वो कौन रिजॉल्व करेगा? वो ये सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा। फर्दर ये जो है कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंपनी में है वो स्ट्रेंथन करते हैं। किस तरह से स्ट्रेंथ करते हैं दोस्तों? वो कहते हैं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहते हैं आपके जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड या सिविल अफेयर से रिलेटेड इंडिया में जितना भी आपका काम है, उसकी आप रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्वर करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे दोस्तों। और ये क्या कहते हैं, कंपनी के जो सर्वर्स हैं उनको प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। वो अपने प्राइवेट ट्रेड में ज़्यादा फोकस्ड होते थे, मैंने आपको बताया, जिससे कंपनी लॉस में जा रही थी। तो यहाँ जो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी कंपनी के सर्वर्स थे उनको अपने प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने से मना कर दिया, उनको प्रोहिबिट कर दिया, वो नहीं कर सकते थे। और फर्दर जो है एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर लाया जाता है। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएगा दोस्तों। फिर देखते हैं 1781 का एक्ट। जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसको चेंज करने के लिए, जो रेक्टिफाई करने के लिए डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के लिए ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही पास होता है। इसमें मेन जो फोकस था वो सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट में जो मेजर 3 चेंजेस लाए गए, एक तो पहले एग्जेम्प्ट की गई कुछ चीज़ें उसके कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया
कुछ अथॉरिटीज़ या पोजीशंस को एग्जेम्प्ट करते हैं दोस्तों, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया। कुछ उनके जो उनकी अथॉरिटी थी उसमें से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई और कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई। पहले एग्जेम्प्ट क्या किया गया, जितना भी वहाँ पे जो पहले गवर्नर जनरल हैं, जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखा जो पिछले एक्ट में बिली, उनको और कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनके जितने भी ऑफिशियल एक्शंस होंगे, वट एवर दे डू इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, जो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में दोस्तों करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी में नहीं आएगा, जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी, उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आएगा दोस्तों। तो गवर्नर जनरल, काउंसिल जो है और सर्वेंट ऑफ द कंपनी, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया दोस्तों। एक्सक्लूड क्या किया गया, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं और मैटर जो अराइज हो रहे हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया। ना पहले गवर्नर जनरल, काउंसिल एग्जीक्यूटिव और जो सर्वेंट हैं कंपनी के, उनके जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्शंस होंगे उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी कानून या कोई भी उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो भी एक्सक्लूड कर देगी वो द रेवेन्यू मैटर, और जो जितने भी एक्शंस होंगे, मैटर्स या राइज होंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी। इंक्लूड का गया है जितने भी इनहेबिटेंट्स है कैलकाटा के, चाहे वो इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, वो जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया गया इन द अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और प्लस क्या किया गया, इन जो इनहेबिटेंट्स है कलकत्ता के, अगर हिंदू होगा तो उसको एज अ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा, अगर वो मुस्लिम होगा तो मोहम्मदियन लॉ के अकॉर्डिंग उसको ट्रायल किया जाएगा। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा, पर्सनल लॉ भी जो है डिफेंडेंट्स का, वो भी सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर लाएगी यहाँ पे एक्ट में, इस एक्ट के थ्रू। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और चेंज लाया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी बनी है, वो जो है प्रोविजनल कोर्ट के रिलेटेड जो है, जो प्रोविजनल कोर्ट होंगे, जो लोअर कोर्ट्स होंगे, उसकी रेगुलेशंस जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। और इसकी जो अपील है, ना कि पहले ऐसे होता है कि लोअर कोर्ट से हमारी अपील हायर कोर्ट में जाती है, अगर लोअर कोर्ट यहाँ पे प्रोविजनल कोर्ट है, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो अब इसकी अपील कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उसके पास जाएगी। राइट, आप समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी रेगुलेशंस बना रही है और इसकी अपील जो है वो इसके पास गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी। ये सारा चेंजेस लाए गए थ्रू एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं, और इसको प्लस हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1781, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। विलियम पिट जूनियर के द्वारा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया, वहाँ ये ब्रिटिश के तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें काम हुआ दोस्तों, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो है कंपनी के, उनको बाइफरकेट कर दिया गया। कैसे बाइफरकेट किया, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ड्यूल गवर्नमेंट सेटअप कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो था उसको जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले भी था, उसको बोला गया कि इससे आप कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे और आपको पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करना। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसके अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसको BOC बोलते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स सिर्फ वो देखेंगे और वो कमर्शियल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक सेपरेशन ऑफ पावर भी कर दी और कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट सेटल कर दी, और पॉलिटिकल और जो कमर्शियल फंक्शंस है कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसने क्या करना है, सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट करना है जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, जिसमें आगे सिविल अफेयर्स आ गया, मिलिट्री गवर्नमेंट से अफेयर्स आ गया रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड आ गया, रेवेन्यू से रिलेटेड आ गया। ये जो ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में, ये वर्ड ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो जितना भी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे, पॉलिटिकल रिलेटेड फंक्शन होंगे, चाहे वो सिविल अफेयर्स से रिलेटेड हो, प्लस मिलिट्री से रिलेटेड हो, प्लस पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड हो, जितने भी ये फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होंगे वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। लेकिन जो कमर्शियल फंक्शंस के जो देखेगी वो कौन देखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी। कमर्शियल फंक्शन के अलावा जितने फंक्शंस हैं वो BOC का काम है दोस्तों। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पोजीशन एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाई तुमने जो ज़मीन रखी है यहाँ पे, जितनी टेरिटरी बनाई है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरी बनाई है इंडिया में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे बनाई है। किसमें से ये कहा जा रहा है। तो कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, फर्स्ट टाइम जो है उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। दूसरा दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है एक सुप्रीम कंट्रोल एक किस्म का यहाँ पे कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे ऊपर आ जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिए ना, उन्होंने उसकी जो पूरी फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वही चेंज कर दिया है यहाँ पे। कमर्शियल फंक्शंस COD
उसके अलावा जो भी है सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल जो भी है वो BOC देखेगा, राइट। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786। छोटा सा एक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको कहा गया कि आपको इंडिया जाना है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा मैं तब एक चाहूँगा, मेरी दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस है। पहला है कि मैं कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में जो है काउंसिल के जो डिसीजंस हैं उसको ओवरराइड कर सकूं। पहले मुझे एक चीज़ पावर, और मैं ही जो है कमांडर इन चीफ यहाँ का बनूंगा। तो इस दो डिमांड्स को मीट करने के लिए ये एक्ट ऑफ 1786 लाया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इंडिया आ जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चार्टर एक्ट्स हैं 1793, 1833 एंड 1853। ये 20-20 साल के चार्टर एक्ट आए हैं दोस्तों। अब इनको चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पे जो है कंपनी का जो चार्टर होता था, कंपनी का जो चार्टर है उसको रिन्यू किया जाता था, और इनमें जो है इन एक्ट्स के थ्रू उनको 20 ईयर्स के लिए रिन्यू किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जब 1793 का एक्ट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कंपनी का चार्टर था वो 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया, और इसलिए इन एक्ट्स को चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बोला गया। और इसलिए नेक्स्ट जो एक्ट आएगा वो 20 साल बाद आएगा। देखिए यहाँ पे जो है अब इन एक्ट्स में क्या चेंजेस, इन चार्टर एक्ट्स में क्या चेंजेस, जो अब रिन्यू तो किया 20 ईयर्स का चार्टर कंपनी की जो आप कह सकते हैं लाइसेंस एक किस्म का जो है वो रिन्यू कर दिया 20 ईयर्स के लिए, लेकिन विद सम कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या थी? जितनी और यहाँ पे प्लस जितने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नए आएंगे, जितने भी आफ्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, तो फ्यूचर जितने भी गवर्नर जनरल होंगे तो उन सब के पास जो ओवरराइडिंग जो अथॉरिटी जो उनको पार मिली थी थ्रू एक्ट ऑफ 1786, वो जो पार है वो इस एक्ट के थ्रू बाकी जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल होंगे उन सबको भी मिलेगी। और वहाँ पे जो है इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको मोर पावर और जो कंट्रोल दे दिया गया ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, पहले पॉइंट में क्लियर हो गया दोस्तों कि जो वो एक ओवर राइडिंग पावर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड की थी वो जो है फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उन सबको वो पावर मिलेगी। मतलब इन स्पेशल केसेस दे कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोस्तों। और प्लस जो है इन्होंने ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी की, देखिए मोनोपोली में था ना, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर ब्रिटिश मर्चेंट कैन डू अ ट्रेड विद द इंडिया। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अथॉरिटी थी दोस्तों। और प्लस उन्होंने क्या एक और चीज़ लाया कि कमांडर इन चीफ जो होगा वॉज टू बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज अपॉइंटेड। वॉज नॉट उन्होंने कहा जो कमांडर इन चीफ होगा, जो मतलब वॉर्स लड़ेगा, जो आर्मी के किस्म का हेड होगा, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस कोई स्पेशल केस में अगर ऐसा अपॉइंट किया जाता है। और प्लस इन्होंने देखिए दो और पैसों की बात की, कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लॉ के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं और उनका स्टाफ है फर्दर, उसको जो है इंडियन रेवेन्यू से ही पे किया जाएगा। और प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस सबके बाद कंपनी हैज़ टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख, उस समय 5 लाख भी बहुत होता है दोस्तों, फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली। साल के साल 5 लाख रुपये उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं पे करना पड़ रहा है। और जितनी भी सैलरी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो सारी कहाँ से जाएगी दोस्तों? इंडियन रेवेन्यू से पे होगी। तो 20 साल के लिए मेन पर्पस यही था कि 20 साल के लिए यहाँ पे हमारा 1793 का चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट इसलिए बोलते हैं कि 20 साल के लिए उनका चार्टर लाइसेंस एक किस्म से रिन्यू किया जा रहा है और 20 साल के लिए यहाँ कर दिया जाता है। और जो नेक्स्ट एक्ट आता है दोस्तों तभी वो 20 साल के बाद आता है। अब यहाँ पे देखिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है इसकी तो इंपॉर्टेंस है। पहली तो इंपॉर्टेंस ये क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी मोनोपोली जो है, ट्रेड मोनोपोली है, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स लेके इंडिया आई थी, जो कह रही थी कि हमारे अलावा इंडिया और ईस्ट, मैंने याद है आपको कहा था ईस्ट वर्ल्ड मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड है और कोई कंपनी नहीं कर सकती, वो यहाँ पे मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है। और जो ट्रेड है इट वाज थ्रोन ओपन फॉर ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ट्रेड जो है वो ओपन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन डाल दी जाती है कि टी एंड द ट्रेड विद चाइना, इंडिया में टी और चाइना के साथ जो ट्रेड है, इन दोनों केसेस में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रखी गई है 1833 एक्ट के थ्रू। देखिए यहाँ पे भी वो 20 साल के लिए उसका लाइसेंस का चार्टर रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसको कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। नाउ द ट्रेड विद द इंडिया इज लाइक दे हैव थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स। और लेकिन एक एक्सेप्शन दे दी जाती है कि हाँ भैया टी और जो चाइना के साथ ट्रेड है वो आपके पास अभी भी एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हैं। और फर्दर क्या किया जाता है दोस्तों,
इस एक्ट में जो है क्राउन जो था, ब्रिटिश आपको तो मोनार्की वहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसकी सॉवरेनिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है कि भैया ये जितनी भी तुमने जगह यहाँ पे टेरिटरी होल्ड की हुई है, इट इज़ ऑन द ट्रस्ट ऑफ द मजेस्टी जो है क्राउन है उसके नाम पे आप कर रहे हैं। और कंपनी का यहाँ पे देखिए रूल जो है वो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। और जहाँ जो लोकल गवर्नमेंट थी दोस्तों, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उनको कहा जाता है कि लोगों से आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, यू हैव द पावर टू empower the local government to collect the tax from the people and punish those who don't pay। इतनी तक पावर दे दी कि पनिश भी कर सकते हैं आप जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। प्लस यहाँ पे जो है मिशनरीज जो है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो इंडिया में इस एक्ट के थ्रू उनको परमिशन मिल जाती है कि वो इंडिया में आ सकते हैं एंड प्रोजलाइटेशन कर सकते हैं। देखिए प्रोजलिटीजेशन जो होती है, इसका मतलब है कि रिलीजियस कन्वर्जन, या आप अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज जो रिलीजन की वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको परमिशन मिल जाती हैं। 1813 एक्ट में, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस एक्ट के थ्रू उनको परमिशन मिलती है दोस्तों। प्लस जो है कुछ फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती टूवर्ड्स रिवाइवल ऑफ द इंडियन लिटरेचर, प्रमोशन की साइंसेस भी, और एक किस्म से मतलब ये वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट करते हैं। और उसके लिए 1 लाख रुपया फर्स्ट टाइम फॉर द कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। ये एक प्रीलिम्स में सीधा ऑब्जेक्टिव आया था डायरेक्ट कि किस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ने फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन की स्प्रेड के लिए अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। जो इनहैबिटेंट्स जो लोग थे ब्रिटिश टेरिटरी में रहते थे, उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो उनमें स्प्रेड करने के लिए फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ इस एक्ट के थ्रू दोस्तों रखा दोस्तों। तो दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोल जाता है, इट इज़ कंसीडर्ड द फाइनल स्टेप टूवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उस पोस्ट को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। मतलब जितनी भी ब्रिटिश की पोजीशन होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन है इंडिया में, उसका एक सेंट्रलाइज्ड हेड बन गया है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दोस्तों, विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। वेरन हेस्टिंग जो है, वेरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो फर्स्ट है वो कौन है, विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक की हमने पिक भी लगाई है दोस्तों। तो इसमें जो है ही वेस्टेड ऑल द सिविल एंड द मिलिट्री पावर, जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स हैं। देखिए पहले क्या होता था, प्रेसिडेंसीज जो होती थी उनके पास पावर होती थी कि वो डिसीजन लेती थी, वॉर रखनी है, पीस रखनी है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स हैं सब वेस्ट कर दी जाती हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ही वॉज हैविंग द अथॉरिटी और एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो है ब्रिटिश इंडिया में प्रोसेस किया जाता है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जितना भी है वो सारे के ऊपर किसकी अथॉरिटी होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन बन चुकी है और एक्सक्लूसिव देखिए लेजिस्लेटिव पावर दी गई है इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे उनके अब लास्ट में कुछ नहीं, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनी दोस्तों, तो गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे थे, गवर्नर मद्रास थे, उनके सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स बची थी। वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन ली गई फाइनली इसमें, और जितना भी सारी अथॉरिटी है वो सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दी गई, राइट। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हमने पहला एक्ट पढ़ा 1773 में, उसमें देखा गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल पोस्ट बना दी जाती है, उसका एक पर्पस ये होता है कि वो ही डिसाइड करेगा कहाँ लड़ना है, कहाँ वॉर रखनी है, कहाँ पीस रखनी है, सब चीज़ें उसके पास थी। लेकिन लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो स्टिल इट वाज विद द मद्रास एंड द बॉम्बे, पर वो इस एक्ट में वो भी ख़त्म कर दी गई दोस्तों। और गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है उसके पास सारी सिविल मिलिट्री पावर्स आ गई, जितनी भी अथॉरिटी थी टेरिटोरियल एरिया के ऊपर वो इसके पास आ गई। लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं पूरे ब्रिटिश इंडिया जितना भी है वो सारी किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कितने सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उसकी जो हमने देखा कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी एंड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसको बना दिया गया। और जो कंपनी टेरिटरी जितनी भी इंडिया में कह दिया गया कि यू आर होल्डिंग दिस टेरिटरी ऑफ ऑन द नेम ऑफ मजेस्टी, और जितने भी उनके सक्सेसर्स होंगे उसके नाम पे आप ये टेरिटरी जो है होल्ड कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं ना कहीं जो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ दोस्तों वो ख़त्म कर दी। जो 1813 एक्ट में देखा हमने कि उनको टी और चाइना के साथ में तो फिर भी एक्सक्लूसिव राइट जो एंजॉय कर रहे थे वो इस एक्ट में वो भी ख़त्म कर दी गई। टी और जो चाइना के साथ एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो भी ख़त्म कर दिए गए इस एक्ट में, और इसको प्योरली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया और कह दिया गया जितनी भी टेरिटरी आप होल्ड कर रहे हैं इट इज़ ऑन द नेम ऑफ मजेस्टी।
और देखिए इस एक्ट में क्या हुआ, प्लस इसमें इस एक्ट के थ्रू एक ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए लाने की कोशिश की गई, लेकिन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, पहले क्या होता था सिविल सर्विसेज में, अगर आपको आपको जाना है दोस्तों, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो है रिकमेंडेशन चाहिए होती थी आपको। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं अपने पास एक पावर होल्ड करके रखते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या किया कि एक ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत इसका अपोजिशन किया, बहुत इसको इसके अगेंस्ट बोला। तो इस एक्ट को बाद में जो है इस जो क्लॉज को था एक्ट के, वो बाद में रद्द कर दिया गया फर्दर। और प्लस कहा गया कि जितने भी लॉज पहले प्रीवियस एक्ट के थ्रू बने वो रेगुलेशंस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कंपनी तो अब सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शन रहेगी, कमर्शियल फंक्शंस उसके ख़त्म कर दिए गए। और प्लस जो है जितने भी नए लॉज होंगे उनको एक्ट कहा जाएगा आज के बाद। और प्लस इसमें इंडियन लॉ कमीशन भी एक बनाएगी जो 1834 में फाइनली बनती है। याद रखिएगा 1833 एक्ट के थ्रू ही इंडियन लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। और प्लस ब्रिटिशर्स तो थे, उनको फ्रीली कहा गया कि आप इंडिया में आके सेटल हो सकते हो, यू डोंट नीड एनी document, any recommendation or any letter from the monarch of the British government. You can come and can easily settle down, freely settle down in इंडिया। तो 1833 एक्ट में काफ़ी चेंजेस हमने देखा लाई गई दोस्तों। अब लास्ट चार्टर एक्ट देखते हैं 1853 का, जो इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास हुआ। देखिए जितने पुराने एक्ट थे उनमें एक 20 ईयर का जो लाइसेंस था या चार्टर था वो एक किस्म का रिन्यू हो रहा था, लेकिन इस एक्ट में जो है कोई भी टाइम पीरियड था वो मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही था कि कंपनी वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंपनी की जो एज, मतलब कंपनी जो है वो अब उसकी फंक्शनिंग ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं क्राउन जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट लेने वाला है दोस्तों। और पावर जितनी भी इन्फ्लुएंस थी कंपनी की वो बहुत सारी कर्टेल कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात क्या होती है, एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है दो तरह की, देखिए फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी। लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव हो गई लॉ इम्प्लीमेंटेशन। पहले क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसी का काम था लॉ मेकिंग, उसी का काम था एग्जीक्यूशन, उसी का काम था इम्प्लीमेंटेशन, सब वही करती थी दोस्तों। तो हमने कहीं पर देखा जो प्रोविजनल कोर्ट के इवन जो अपील्स थी वो भी काउंसिल के पास जाती, जुडिशरी का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही थी। एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, तीनों पावर्स एक ही बंदे के पास थी, जो आज को आपको पता डेमोक्रेटिक सेटअप का फीचर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो है 1853 एक्ट में ये रिकग्नाइज किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो अलग होते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। एक इसलिए पर्पस से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बनाई गई। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्ट 1853। इसमें क्या किया दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। अब इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव का था ये जो लेजिस्लेशन करती थी, मतलब लेजिस्लेशन जो था फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन। इसको एक अलग फंक्शन माना गया दोस्तों। फर्स्ट टाइम इट वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन या एज अ सेपरेट फंक्शन। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, सेम प्रोसीजर्स ऑफ रूल्स फॉलो करती जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। और पहली बार यहाँ पे एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट लाया गया। कहा गया जितने 6 मेंबर्स हैं उसमें से जो 4 मेंबर्स हैं ये जो वहाँ की लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपॉइंट करेंगी। जो वहाँ की लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कहाँ की, मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की और आगरा की, ये जो 4 जगहों की लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये अपॉइंट करेगी। अपॉइंट याद रखना है, बट वो वहाँ पे लोकल लोगों को नहीं इसलिए करे, पर ये लोकल जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी कि 6 में से 4 लोग कौन होंगे, क्योंकि इसके पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी है और यही सारा लॉ मेकिंग करने वाला है। तो इसलिए लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है और 4 सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के, जो ये लोग अपॉइंट करेंगे उनके लिए। ठीक है, फर्दर क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं उसमें से 24 में से 18 कर दिए जाते हैं, 6 लोग कम कर दिए जाते हैं। 6 जो हैं वो स्पेशली बाय क्राउन जो है सेपरेट गवर्नर फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो बाकी 6 लोग हैं वो स्पेशली क्राउन जो है वो खुद अपॉइंट करेगा। इसका ये कहने का मतलब ये बड़ी कंफ्यूजन लाइन हो रही है यहाँ पे कि जो 6 लोग हैं पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपॉइंट करते थे, लेकिन जो है यहाँ पे जो 24 में से नंबर जो 18 कर दिए गए और 6 लोग जो हैं एक किस्म से क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी इसको। बात करते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की या इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी इसको कहते थे दोस्तों।
इनको इंडियन सिविल सर्विसेज भी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते थे। हमने देखा कि पिछले एक्ट में कोशिश की गई कि ओपन कंपटीशन को लाया जाए सिविल सर्विसेज में, लेकिन वो है अपोजिशन के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इस एक्ट में 1853 में एक्ट में एक ओपन कंपटीशन ला दिया जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज। जो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कहना की पावर और कम कर दी गई, उनकी रिकमेंडेशन हमें नहीं चाहिए, एक ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विसेज के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए, राइट। और प्लस जो है कोविनेटेड जो है, देखिए दो टाइप की सिविल सर्विसेज थी, कोविनेटेड एंड द अनकोविनेटेड। देखिए समझिएगा दोस्तों, ये एक अपर हायर रैंक सिविल सर्विसेज रैंक की पोजीशन या पोस्ट होती थी, और ये थोड़े लोअर रैंक की होती थी। एक किस्म से आप अगर आज के टाइम से कंपैरिजन करेंगे, ये सर्विस सिलेक्शन जो हमारा सर्विस सिलेक्शन जो सेंट्रल एसएससी के एग्जाम्स होते हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं वो पोस्ट हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, ये ग्रेड 1 की ऑफिसर्स की पोस्ट है हमारी, ये हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया कोविनेटेड। तो ये जो कोविनेटेड हायर रैंक जो सिविल सर्विसेज उसमें पोस्ट होती थी, जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की जो ये पोस्ट है, ये अनकोविनेटेड थोड़ी लोअर रैंक ग्रेड 2 की होगी, और ग्रेड 1 की यूपीएससी होगी। जो कोविनेटेड हायर रैंक पोस्ट थी, ये इट वाज थ्रोन ओपन फॉर द ऑल द इंडियंस आल्सो, और इसके लिए कहा गया कि एक कमेटी फॉर्म होगी जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर करेगी। उसको लॉर्ड मैकले जो थे उनके अंडर ये कमेटी की रिकमेंडेशन, बोला गया कि एक कमेटी फॉर्म होगी जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फाइंड आउट किया जाएगा। एंड दिस वाज द बर्थ ऑफ विच वाज लाइक 1854 में फाइनली जो है ओपन कंपटीशन के लिए जो है सिविल सर्विसेज रख दी गई, और इट वाज द बर्थ ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा।